सोचो आप मुंबई में हो, रात का टाइम है, ठंडी हवा चल रही है, सीएसटी स्टेशन पे नॉर्मल क्राउड है, लोग ट्रेन पकड़ने की जल्दी में हैं, कोई फैमिली में बच्चा रो रहा है, कोई स्टूडेंट लेट हो रहा है, कोई ऑफिस से लौट रहा है। उसी क्राउड के बीच दो लड़के आते हैं, बिल्कुल नॉर्मल दिखते हैं, जैसे डेली पैसेंजर्स हों, लेकिन उनके बैग में बुक्स नहीं है, उनके बैग में AK-47 है और उनके दिल में इंसानियत नहीं, सिर्फ एक मिशन है, मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन। अब इमेजिन करो, एक सेकंड पहले तक जो जगह सेफ लग रही थी, अगले सेकंड वो नरक बन जाती है। ग्रेनेड एक्सप्लोड होता है और फिर शुरू होती है फायरिंग। लोग समझ भी नहीं पाते कि ये क्या हो रहा है। कुछ लोग भागते हैं, कुछ लोग फ्रीज हो जाते हैं, कुछ लोग अपने लव्ड वंस को पकड़ने की कोशिश करते हैं और टेररिस्ट्स बिल्कुल कोल्ड ब्लडेड, बिना किसी इमोशन के शूट करते जाते हैं। उनको किसी की एज नहीं दिखती, किसी की जेंडर नहीं दिखती, उनके लिए हर इंसान सिर्फ टारगेट है। ये सिर्फ एक अटैक नहीं था, ये इंडिया की आत्मा पर हमला था। ये मुंबई पर नहीं, पूरे देश की सुरक्षा, कॉन्फिडेंस और सिस्टम पर हमला था। और इस अटैक का नाम बन गया 26/11। वो रात जब पूरा इंडिया टीवी के सामने बैठकर रो रहा था, प्रे कर रहा था और गुस्से में जल रहा था। लेकिन असली सवाल ये है, ये अटैक हुआ कैसे? इतने बड़े सिटी में, इतने फेमस प्लेसेस पर कोऑर्डिनेटेड तरीके से इतने घंटे तक आतंक कैसे मचाया गया? और सबसे शॉकिंग बात, अटैक शुरू होने से पहले वार्निंग्स मिली थी, फिर भी अटैक क्यों नहीं रुका? आज इस वीडियो में हम 26/11 की पूरी कहानी डीप डिटेल में जानेंगे। सिर्फ घटना नहीं, बल्कि इसके पीछे की प्लानिंग, ट्रेनिंग, इंटेलिजेंस फेलियर्स, हीरोज का सैक्रिफाइस, टेररिस्ट्स की स्ट्रैटेजी और वो लेसन्स जो आज भी इंडिया को याद रखने चाहिए। अब कहानी शुरू करते हैं उस जर्नी से जो पाकिस्तान के रिमोट कैंप्स से शुरू हुई और मुंबई के दिल तक पहुंची। अजमल कसब एक गरीब गांव से था, फरीदकोट एरिया, पंजाब प्रोविंस, पाकिस्तान। पढ़ाई सिर्फ क्लास 4 तक। पॉवर्टी इतनी कि ईद पर नए कपड़े मांगने पर उसे गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन मिला। वो घर छोड़कर लाहौर चला गया। कुछ टाइम केटरिंग में काम किया, फिर थेफ्ट और रॉबरी जैसी क्राइम्स में चला गया। और इसी वल्नरेबल हालत में उसे ऐसे लोग मिले जो उसे पर्पस देने का ड्रामा करते थे। ये थे जमात उद दावा के लोग, जो लश्कर तैयबा का पॉलिटिकल फेस था। यही वो जगह थी जहाँ ब्रेन वॉशिंग शुरू हुई। ऐसे किड्स जिन्हें एजुकेशन नहीं मिली, फ्यूचर नहीं मिला, उनके माइंड में एक फेक हेवन और फेक हीरोइज्म का सपना डाल दिया गया। लश्कर तैयबा का रिक्रूटमेंट सिस्टम बहुत कैलकुलेटेड था। वो सिर्फ टेररिस्ट्स नहीं बना रहे थे, वो ह्यूमन वेपन्स बना रहे थे। ट्रेनिंग का पहला फेज था दौराए सुफ़ा, बेसिक आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग। मुरीद के हेडक्वार्टर्स में ये ट्रेनिंग होती थी। यहाँ हेट बिल्ड किया जाता था। आपको बताया जाता था कि दुश्मन कौन है, जिहाद क्या है और मरना ग्लोरी है। यहाँ रिलीजन को वेपन की तरह यूज किया गया और माइंड को इस लेवल पर कंट्रोल किया गया कि एम्पैथी खत्म हो जाए। इसके बाद दूसरा फेज था दौराए आम्मा, लगभग 21 दिन की ट्रेनिंग मुजफ्फराबाद में। यहाँ गन्स, राइफल्स, ग्रेनेड्स की प्रैक्टिस होती थी। गोरिल्ला स्टाइल अटैक्स सिखाए जाते थे। आपको बताया जाता था कि कैसे साइलेंटली मूव करना है, कैसे एम्बुश करना है, कैसे क्राउड में पैनिक क्रिएट करना है। फिर तीसरा फेज आता था दौराए खासा। ये सबसे ब्रूटल ट्रेनिंग थी, लगभग 3 महीने मनसेरा एरिया में। यहाँ एडवांस्ड वेपन्स, मैप रीडिंग, सर्वाइवल टेक्निक्स सिखाई जाती थी। बिना खाना खाए लॉन्ग आवर्स माउंटेन क्लाइंबिंग, लगातार फायरिंग ड्रिल्स और बिना स्लीप के ट्रेनिंग। इस फेज में बहुत लोग ड्रॉप हो जाते थे। जो फिजिकली और मेंटली सर्वाइव करता वही आगे जाता। और आखिरी फेज था दौराए रिबात, लगभग 30 दिन। ये फेज मॉडर्न टेररिज्म का मास्टर क्लास था। यहाँ कम्युनिकेशन, GPS, सैटेलाइट फोन यूसेज, एनक्रिप्शन, ब्लूप्रिंट्स अंडरस्टैंडिंग सिखाई जाती थी। टारगेट्स के मैप्स, एंट्री रूट्स, एग्जिट प्लान्स, हॉस्टेज स्ट्रैटेजी सब डिटेल में एक्सप्लेन था। यहाँ एक क्लियर बात थी, ये सिर्फ रैंडम शूटिंग नहीं थी, ये मिलिट्री स्टाइल प्लान्ड ऑपरेशन था। इस पूरी ट्रेनिंग का एंड रिजल्ट बना एक ग्रुप ऑफ 10 टेररिस्ट्स। ये 10 टेररिस्ट्स प्रैक्टिकली ट्रेन्ड कमांडोज की तरह थे, लेकिन उनका पर्पस डेथ और केओस था। इनको फाइनल ब्रीफिंग दी गई हाफिज सईद और जकी उर रहमान लखवी जैसे मास्टरमाइंड्स द्वारा, और फिर शुरू हुआ उनका सी रूट। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुंबई अटैक्स में सबसे बड़ा फेलियर कोस्टल सिक्योरिटी का था। टेररिस्ट्स रोड से नहीं आए, बॉर्डर से नहीं आए, वो सी से आए। और यही वो रूट था जिसे इंडिया ने अंडर एस्टिमेट किया। 22 नवंबर 2008 को टेररिस्ट्स कराची पोर्ट से निकले। पहले एक पाकिस्तानी कार्गो वेसल अल्फौज, फिर लार्ज शिप अल हुसैनी, और इस शिप पर उन्हें वेपन्स दिए गए। AK-47 राइफल्स, पिस्टल्स, ग्रेनेड्स, मैगजीन्स, ड्राई फ्रूट्स, वाटर, बैटरीज, इंडियन करेंसी, नोकिया फोन्स, हेडफोन्स, सैटेलाइट फोन। ये नॉर्मल अटैक किट नहीं था, ये एक फुल्ली इक्विप्ड स्ट्राइक टीम थी। 23 नवंबर को उन्होंने इंडियन फिशिंग ट्रॉलर MV कुबेर को हाईजैक किया। उन्होंने प्रिटेंड किया कि इंजन प्रॉब्लम है, हेल्प चाहिए, और हेल्प के नाम पर हाईजैक करके इंडियन फिशरमैन को मार दिया।
सिर्फ कैप्टन अमर सिंह सोलंकी को रखा गया क्योंकि वो नेविगेशन के लिए यूजफुल था। बाद में उसको भी मारने का ऑर्डर मिला और बॉडी इंजन के पास छिपा दी गई। ये ब्रुटैलिटी बताती है कि टेररिस्ट्स कितने कोल्ड थे। अब इमेजिन करो, एक फिशिंग ट्रॉलर इंडियन वाटर्स में मुंबई की तरफ बढ़ रहा है और अंदर बैठे टेररिस्ट्स सैटेलाइट फोन पर इंस्ट्रक्शंस ले रहे हैं। ये कमांड एंड कंट्रोल टेररिज्म का सबसे डेंजरस मॉडल है। अटैक सिर्फ ग्राउंड पर नहीं चल रहा था, अटैक पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स चला रहे थे। मुंबई में गन चलाने वाला सिर्फ पपेट था, रियल माइंड पीछे बैठा था। 26 नवंबर की रात टेररिस्ट्स बडवार पार्क एरिया में पहुंचे। ये फिशिंग कॉलोनी थी, बोट्स का मूवमेंट कॉमन था, इसलिए सस्पिशियस नहीं लगा। लेकिन यहाँ एक लोकल रेसिडेंट भरत तोमर ने सस्पिशियस मूवमेंट देखा। उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस ने सीरियसली नहीं लिया। अगर उस एक वार्निंग पर एक्शन होता तो शायद स्टोरी अलग होती, और यही वो सबसे पेनफुल ट्रूथ है। 26/11 सिर्फ टेररिस्ट्स की प्लानिंग की वजह से सक्सेसफुल नहीं हुआ। वो सक्सेसफुल हुआ क्योंकि सिक्योरिटी गैप्स थे, वार्निंग्स मिस हुई, सिस्टम स्लो थे, इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन वीक थी। अब टेररिस्ट्स ने ग्रुप्स में डिवाइड होकर टारगेट्स पर जाना शुरू किया। CST, लियोपोल्ड कैफे, ताज होटल, ओबेरॉय ट्राइडेंट, नारीमन हाउस। टारगेट्स रैंडम नहीं थे, ये सिंबॉलिक थे। CST पब्लिक क्राउड, लियोपोल्ड फॉरेनर्स, ताज ओबेरॉय लग्जरी एंड VIP, नारीमन जूस इंटरनेशनल प्रेशर। इसका मतलब साफ था, इंडिया को वर्ल्ड स्टेज पर ह्यूमिलिएट करना। अब हम आते हैं उस मोमेंट पर जिसने हिस्ट्री बदल दी। दो टेररिस्ट्स अजमल कसाब और अबू इस्माइल टैक्सी में CST की तरफ जा रहे थे। टैक्सी ड्राइवर अब्दुल रहमान शेख, दे एक्टेड फ्रेंडली, बातों में उसे डिस्ट्रैक्ट किया और बैक सीट पर कसाब ने बैग से RDX बॉम्ब निकाला, बैटरी कनेक्ट की, टाइमर सेट किया। ये बॉम्ब टैक्सी में ही रखा गया। टेररिस्ट्स उतर गए, टैक्सी चली गई और कुछ मिनट्स बाद विलेपार्ले एरिया में लाउड एक्सप्लोजन, ड्राइवर और पैसेंजर लक्ष्मी नारायण गोयल की डेथ इंस्टेंट। ये टेरर का दूसरा लेयर था, सिर्फ शूटिंग नहीं, बॉम्ब्स भी। CST में वो सीन, ग्रेनेड ब्लास्ट, फिर फायरिंग, लोग चीखते हैं, बॉडीज गिरती हैं, ब्लड फैलता है, फियर हवा में फैलता है, और उस बीच रेलवे अनाउंसर विष्णु दत्ताराम जिंदे माइक लेकर लगातार अनाउंसमेंट्स करता है। इमेजिन करो, गन शॉट्स चल रहे हैं, ब्लास्ट हो चुके हैं, और फिर भी वो आदमी माइक पर बोलता है, कोई आगे मत आना, स्टेशन खाली करो। ये हेरोइज्म था, साइलेंट हेरोइज्म, विदाउट गन, ओनली करेज। कसाब और इस्माइल लगभग 1 घंटे तक CST में मैसेकर करते हैं। पुलिस आती है लेकिन वेपन्स वीक, टेररिस्ट्स हैवी आर्म्ड। ये इम्बैलेंस बड़ा रीजन था कैजुअलिटीज का। उधर दूसरा ग्रुप लियोपोल्ड कैफे में घुसता है। ये कैफे फॉरेनर्स और लोकल्स का पॉपुलर हैंगआउट था। डिनर टाइम, पीपल लाफिंग, एंजॉयिंग। सडनली फायरिंग स्टार्ट्स, ग्रेनेड्स थ्रोन, इन मिनट्स केओस। कई लोग वहीं मर जाते हैं और फिर टेररिस्ट्स ताज की तरफ मूव करते हैं क्योंकि ताज अल्टीमेट टारगेट था। ताज होटल का सीन और भी शॉकिंग था क्योंकि ताज सिर्फ होटल नहीं, इंडिया की प्राइड थी, लग्जरी सिंबल था। VIP स्टे करते थे, इंटरनेशनल गेस्ट स्टे करते थे। टेररिस्ट्स ने इनसाइड एंट्री करके रिसेप्शन में फायरिंग शुरू की। गेस्ट्स में पैनिक, स्टाफ कंफ्यूज्ड, कुछ लोग रूम्स में हाइड, कुछ स्टेयरकेसेस में रन, और टेररिस्ट्स का गोल था मैक्सिमम कैजुअलिटीज प्लस हॉस्टेजेस। अब ताज और ओबेरॉय में टेररिस्ट्स सिर्फ किल नहीं कर रहे थे, दे वर आल्सो ट्राइंग टू क्रिएट प्रोलॉन्ग्ड सीज। मतलब जितना लंबा ऑपरेशन चले उतना ज्यादा मीडिया कवरेज, उतना ज्यादा पैनिक, उतना ज्यादा प्रेशर ऑन इंडियन गवर्नमेंट। ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर था। टेररिस्ट्स वांटेड इंडिया टू लुक हेल्पलेस। कसाब का अरेस्ट एक टर्निंग पॉइंट था, वो सिंगल टेररिस्ट कैप्चर्ड अलाइव, और यही रीजन बना कि वर्ल्ड को पाकिस्तान लिंक प्रूव हुआ। अगर कसाब भी डेड होता तो एविडेंस वीक होता। कसाब अलाइव होने की वजह से कन्फेशन मिला, ट्रेनिंग डिटेल्स मिली, हैंडलर्स डिटेल्स मिली, रूट डिटेल्स मिली। ये अरेस्ट इंडिया के लिए क्रूशल था। लेकिन उस रात के दौरान एक और शेमफुल थिंग हुआ। मीडिया लाइव टेलीकास्ट, NSG मूवमेंट ब्रॉडकास्ट, होटल लेआउट्स डिस्कस। टेररिस्ट के हैंडलर्स TV देख रहे थे, दे वर गाइडिंग टेररिस्ट्स यूजिंग लाइव न्यूज। ये एक नेशनल सिक्योरिटी डिजास्टर था। TRP के लिए देश की सुरक्षा कॉम्प्रोमाइज हुई। आफ्टर एवरीथिंग एंडेड, कैजुअलिटीज काउंट होरिफिक था। टोटल डेड 168, इंजर्ड hundreds। मुंबई शॉक्ड, इंडिया शॉक्ड, वर्ल्ड शॉक्ड। 9 टेररिस्ट्स किल्ड, 1 कैप्चर्ड अलाइव। कसाब, अब कसाब ट्रायल पर आते हैं। इंडिया ने कसाब को इंस्टेंटली शूट नहीं किया, इंडिया ने लॉ फॉलो किया, वर्ल्ड को मैसेज दिया कि हम सिविलाइज्ड नेशन है। हाई सिक्योरिटी सेल बिल्ड, लॉयर्स प्रोवाइडेड, कोर्ट ट्रायल चला, एविडेंस प्रेजेंटेड, अल्टीमेटली कसाब कन्विक्टेड, और 21 नवंबर 2012 को उन्हें यरवड़ा जेल में हैंग किया गया। एग्जीक्यूशन सीक्रेट रखा गया टू अवॉइड केओस। ये भी स्ट्रेटेजिक था। अब मास्टरमाइंड्स की बात, डेविड हेडली और तहावुर राना। डेविड हेडली का रोल सिर्फ इंटेल कलेक्शन नहीं था, he was the bridge between Pakistan handlers and Mumbai targets. 5 visits, videos, photos, security details, Taj entry routes, Oberoi layout, Nariman house structure. उसने ओपन सोर्स नहीं, इनसाइड ग्राउंड रियलिटी कलेक्ट की, और यही डिफरेंस था। टेररिस्ट्स न्यू एग्जैक्टली वेयर टू गो। हेडली अमेरिकन पासपोर्ट यूज करता था, इंडियन एजेंसी सस्पेक्ट नहीं करती थी। ये इंटेलिजेंस फेलियर का पेनफुल ट्रूथ है। एनिमी यूनिफॉर्म नहीं पहनता, एनिमी टूरिस्ट बनकर आता है, कैमरा लेकर घूमता है, और हम उसे नॉर्मल ट्रैवलर समझ लेते हैं। तहावुर राना की अरेस्ट और एक्सट्रेडिशन भी ह्यूज डेवलपमेंट है। 2025 अप्रैल में एक्सट्रेडिशन हुआ। ये केस रीओपन होने जैसा है क्योंकि राना इंटेरोगेशन से मोर इन्फो निकल सकती है, मोर एविडेंस ऑफ हैंडलर्स, फंडिंग, नेटवर्क्स। दिस इज ऑनगोइंग स्टोरी। अब पाकिस्तान इन्वॉल्वमेंट एविडेंस, कसाब कन्फेशन, सैटेलाइट फोन लोकेशन हिस्ट्री, कराची ओरिजिन, वॉइस कॉल्स ट्रेस, वेपन्स ओरिजिन, GPS लॉग्स, मल्टीपल इंटरनेशनल एजेंसीज ने वैलिडेट किया। ये सिर्फ एलिगेशन नहीं, डॉक्यूमेंटेड केस है।
लेकिन जियोपॉलिटिक्स की वजह से मास्टरमाइंड्स का डायरेक्ट जस्टिस डिफिकल्ट रहा। 2611 में सिर्फ 168 लोग नहीं मरे, 168 फैमिलीज की जिंदगी टूट गई। 1000 सर्वाइवर्स ट्रॉमा से जूझे। चिल्ड्रन ने पेरेंट्स खोए, पेरेंट्स ने बच्चों को खोया, हीरोज ने नेशन को बचाने में लाइफ दी। ये सिर्फ हिस्ट्री चैप्टर नहीं, ये एक स्कार है जो इंडिया के सोल पर है। और इसलिए ये वीडियो सिर्फ रिमेम्बरेंस नहीं है, ये वार्निंग है कि हम भूल नहीं सकते, क्योंकि भूलना ही टेररिज्म की जीत होगी। रिमेंबर करना, लर्न करना, इंप्रूव करना ही हमारा जवाब है। आज जब आप CST जाते हो, ताज देखते हो, मरीन ड्राइव पर चलते हो, आपको सिर्फ सिटी नहीं देखनी चाहिए, आपको उन लोगों का करेज देखना चाहिए जिन्होंने उस रात सर्वाइवल किया, और उन हीरोज का सैक्रिफाइस देखना चाहिए जिन्होंने हमारी जिंदगी बचाने के लिए अपनी जान दी।